कम समय बड़ी तैयारी, कम समय बड़ी तैयारी, पढ़ लो बन जाओ, आगे बढ़ जाओ। आज हम लोग एक चैप्टर उठा रहे हैं फ्रेंड्स, जिसका नाम है ट्रांसफर प्राइसिंग। राइट, सो लेट्स डिस्कस दिस ट्रांसफर प्राइसिंग। अब आपको लिखना है तो रनिंग में लिखना है। नो मोर राइटिंग, टाइम विल बी गिवन बाय मी। I will run in my speed. I will only talk what is relevant for your exam. There are many other things which are given here which I might have covered in my regular classes. तो वो चीज मैं नहीं टच किया तो आप सेल्फ स्टडी कर लेंगे, और नहीं तो इग्नोर भी कर सकते हैं। मैं जिस पर आपका नजर लाऊं आपको उधर ही नजर डालना है। समझ गए क्या बोला मैंने? जिस पे आपका नजर लाऊं सिर्फ उस पे ही नजर आपको डालना है। तो इस चैप्टर में पहले क्या होता है इसको समझो, अच्छे से समझो, अच्छे से समझो इस चैप्टर में होता क्या क्या है। तो नॉर्मली क्या है ट्रांसफर प्राइसिंग? आप अपने कॉपी में हेडिंग देख के रख सकते हो, रनिंग में जो लिखना है लिख लेना। अगर आप पॉइंटर्स बनाओगे, ये वाला पॉइंट ऐसा करके कुछ पॉइंटर्स बनाते चलोगे तो व्हाट विल हैपन इज, पॉइंटर्स अगर बनाते चलोगे तो थोड़ा अटेंशन रहेगा। जितना पॉइंटर्स बनाओगे उतना अटेंशन आ जाएगा आपका। ओके, अब क्या होता है कॉन्सेप्ट में समझाना चाह रहा हूँ आपको कि पहले ये समझो कि इस चैप्टर में करना क्या क्या है। इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव जो बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं चैप्टर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, वो है एक, आपको ये समझना है कि कैसे हम लोग डिवीजन प्रॉफिट और कंपनी प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाते हैं। सेकंड नंबर आपको समझना है कैसे ट्रांसफर प्राइस कैलकुलेट करते हैं। अब वो कैलकुलेशन का बहुत सारा तरीका आएगा, जैसे कि एक आएगा क्वेश्चन में मेथड्स गिवन होगा। ठीक है, आप अटेंशन दीजिएगा, प्लीज फोकस करिएगा। हाँ, कुछ लिखा हुआ है कुछ नहीं लिखा हुआ है, रनिंग में जो लिख पा रहे हो लिख लो। रनिंग में अटेंशन के लिए लिख लो कि दिमाग मेरा इधर उधर भाग जाता है सर इसलिए मैं लिख रहा हूँ। हाँ लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, बट फोकस करो कि सुनते ही याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो गिवन मेथड्स आपको हम देंगे, फिर आरओआई बेस्ड मेथड देंगे, फिर आपको आरआई रेसिडुअल इनकम बेस्ड कैलकुलेशन देंगे, डी नंबर टारगेट प्रॉफिट बेस्ड आपको वर्किंग देंगे कि इतना टारगेट प्रॉफिट आ जाए तो बताओ कितना ट्रांसफर प्राइस होना चाहिए, ई नंबर की फैक्टर बेस्ड आपको देंगे। और ये सब जो है ये सब लिखा हुआ आपको मिल जाएगा दोस्त, आपको हड़बड़ाने का नहीं है। की फैक्टर बेस्ड आपको देंगे, फिर आपको एफ नंबर में ट्रांसफर प्राइस का नेगोशिएशन कराना सिखाएंगे कि कैसे नेगोशिएट करते हैं, जिसको गोल कॉन्ग्रुएंस कॉन्सेप्ट बोलते हैं, वो आपको सिखाएंगे, गोल कॉन्ग्रुएंस। फिर आपको सीखना है इवैल्यूएशन कैसे होता है ट्रांसफर का। उसमें दो अप्रोच है, एक इंक्रीमेंटल अप्रोच है कि खाली डिफरेंस देख के निकाल लेंगे, और दूसरा अप्रोच है टोटल अप्रोच, मतलब जिसमें पूरा प्रॉफिट स्टेटमेंट बेस्ड वर्किंग करेंगे। फोर्थ नंबर हम लोगों का, फोर्थ नंबर आएगा स्ट्रेटजी को इवेलुएट करना, बेस्ट स्ट्रेटजी बताना कि कौन सा स्ट्रेटजी हम लोगों का कंपनी के लिए या डिवीजन के लिए बेस्ट है, फॉर डिवीजन एंड कंपनी। अब ये हमारा बेसिकली एक रोड मैप है, ये मैंने लिख दिया। आप बोलेंगे हमको तो कुछ पता ही नहीं है, कोई बात नहीं ना, यही तो सीखना है। मतलब एवरी टाइम हाउ वी मेमोराइज थिंग्स, दिस इज द बेस। मेमोराइजेशन का ये बेस है। हम लोगों को ऐसा प्रिपेयर करना है कि ये चैप्टर हम अपने आप बिना देखे बता दें। समझ गए? मतलब बिना नोट्स खोले हम बता दें कि इस चैप्टर में ये है। तो अगर आप मेरे से आधी रात को भी उठ के पूछोगे सर बिना नोट्स देखे भी बताइए ट्रांसफर प्राइसिंग में क्या क्या पढ़ते हैं, तो मैं बोल दूंगा कि ऐसे पहला ये पार्ट होगा, फिर ट्रांसफर प्राइस निकालना है, फिर इवैल्यूएशन करना है, फिर बेस्ट स्ट्रेटजी बताना है। पढ़ने का कितना चीज? सिर्फ चार, चार चीज पढ़ना है। ठीक है, तो अब छोटा सा एक स्टोरी लाइन है इसका कि एक कंपनी जब बड़ा होने लगता है ना, बड़ा, तो बड़ा होने के लिए क्या होता है कि आप अकेले सारा काम कर नहीं सकते, तो आपको बड़े बड़े लीडर्स अपने साथ जोड़ने पड़ते हैं। और लीडर्स को कैसे आप
गाइड करोगे, कैसे आप इंस्ट्रक्ट करोगे, उसके बेस पर दो कॉन्सेप्ट निकल के आता है। एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कॉस्ट सेंटर कॉन्सेप्ट, और दूसरा कॉन्सेप्ट निकल के आता है प्रॉफिट सेंटर कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो कॉस्ट सेंटर कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कंपनी का जो फाउंडर है, ओनर है, कंपनी का जो फाउंडर है, वो बोलता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, हम ही हम हैं, बाकी सब पानी कम है। मैं लीडर को रखता तो जरूर हूँ, बट उनको बोलता हूँ तुम बस मैं जो बोल रहा हूँ वो कर दो। ठीक है, मतलब दे आर जस्ट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो इस सिनेरियो में ये सारे लोग कॉस्ट सेंटर्स कहलाते हैं। ये सारे के सारे ऑल आर कॉस्ट सेंटर्स, समझ गए? ऑल आर सपोज टू बी कॉल्ड एज कॉस्ट सेंटर्स, दे आर फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस। सो जो ये बोलेगा वो सब कर देंगे। तो ये जो होता है, ये रेवेन्यू लाने के लिए मगजमारी करता है, यही मगजमारी करता है कि प्रॉफिट लाना है। एवरीथिंग इज रेस्टिंग ऑन दिस, एंड यही सोचता है कि मेरे को इन्वेस्टमेंट भी करना है। ओके, बट अगर हम चाहते हैं कि कंपनी टाटा बने, रिलायंस बने, ठीक है, विप्रो बने, ऐसा कंपनीज बनाना चाहते हैं, तो हमें स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ेगा। तो व्हाट विल बी आवर स्ट्रक्चर? हम स्ट्रक्चर में बोलेंगे देखो मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट करूंगा, आप बताना कहाँ कहाँ कर देना है, कितना रुपया आपको चाहिए, और आप लोग एक एक बिजनेस हेड बन जाइए, और आप लोग बन जाइए प्रॉफिट सेंटर्स। आप प्रॉफिट सेंटर हैं, ये भी प्रॉफिट सेंटर हैं, ये भी प्रॉफिट सेंटर है, और आप लोग अपने अंडर में अलग से रेवेन्यू सेंटर क्रिएट करें, अपने अंडर में कॉस्ट सेंटर क्रिएट करें। वो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इसमें कौन कौन आएंगे, आप लोग देखें, नहीं तो खुद रेवेन्यू सेंटर बने, जो करना है करें, बट मेरे को एज अ हेड ऑफ कंपनी सिर्फ इन्वेस्टमेंट पे दिमाग लगाना है। तो ये जो लोग आ जाते हैं, ये वही लोग होते हैं जो क्वालिफाइड होते हैं, जो बहुत डिग्री होल्डर होते हैं, मे बी बड़े बड़े एमबीए इंस्टीट्यूट से पास हुए हुए लोग होते हैं। बट यहाँ वाले जो लोग होते हैं, ये लोग ऑर्डिनरी होते हैं, मतलब हो सकता है डिग्री भी नहीं हो उनके पास, तो इनमें लीडरशिप की क्वालिटी उतनी होती नहीं, और होती भी है तो दबा दी जाती है। बट यहाँ पे लीडरशिप की क्वालिटी नहीं भी होती है तो वो उभारी जाती है कि तुम पूरा संभालो। अगर तुम्हारे पास डिग्री नहीं है तो डिग्री जाके लो, और इस चीज को संभाल के दिखाओ, मेरे को अपना पोटेंशियल समझाओ। तो जब ये लोग को फुल फ्रीडम दे दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, सब कुछ समझा दिया जाता है, तो ये अपने एक्सटर्नल मार्केट में जाके अपनी प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए लग जाते हैं, और इनको अपने इस प्रॉफिट से एक इंसेंटिव भी मिलता है। समझ गए? इंसेंटिव भी मिलता है, तभी ये इस चीज को चलाता है, नहीं तो वो बोलेगा अरे मेरा क्या फायदा। बहुत सारा जो इन्वेस्टमेंट सेंटर है, वो लोग तो इनको शेयर्स भी दे देता है। मान लो ऐसा भी होता है कि ये प्रॉफिट सेंटर भी अपने आप में एक अलग से कंपनी है, और उस कंपनी का शेयर्स भी इनको दे देता है, सो दैट वो ओनर बन के काम करे। समझ गए? इंसेंटिव या ओनरशिप तक दे दिया जाता है, जिससे कि वो भागे नहीं और इसको ग्रो करते रहे। ठीक है, जैसे अ, मान लीजिए टाइटन कंपनी बनाया, एग्जांपल टाटा ने, तो टाटा ने इन्वेस्टमेंट सेंटर किया, तो ये टाइटन कंपनी बनाया, तो टाइटन कंपनी का जो हेड था, मान लो उसका नाम था जेरेक्स, जेरेक्स देसाई। ठीक है, अगर आपने अभी भी अमेजोन प्राइम स्टोरी में नहीं देखा तो जिंदगी में कुछ मिस कर रहे हैं, बट अभी पढ़ाई छोड़ के मत लग जाइएगा, जब फ्री हो तो देखिएगा टाइटन स्टोरी। तो ये जेरेक्स देसाई जो था, ये लीडर था, इसने अपने अंडर पूरा टीम बनाया, रेवेन्यू सेंटर, कॉस्ट सेंटर सब खड़ा किया, और बदले में टाटा जी इनको, जेरेक्स को इंसेंटिव दे सकते हैं, ओनरशिप दे सकते हैं कि अब तुम्हारा कंपनी, अब तुम इसको चलाओ। तो आदमी क्या होता है फिर, उसको मतलब ऐसा सींचता है जैसे कि ये मेरा ही है, तो वो 20 साल 25 साल उसी कंपनी में रह जाता है, और दिन रात उसके लिए काम करता है। तभी हम लोगों को अपना ग्रोथ मिल पाएगा, नहीं तो हम ये ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या करते हैं, ये कहीं पे फंस जाता है तो इसको हेल्प करते हैं।
बट एट द सेम टाइम बहुत बार जब ये कंपनियां इतनी बड़ी होते रहती है और नए नए लीडर्स आते रहते हैं, तो मेनी टाइम्स ऐसा हो सकता है, ग्रोथ का जो इक्वेशन है उसको फॉलो करते करते ऐसा हो सकता है कि इसका जो रॉ मटेरियल है, सोचिए इसका जो आउटपुट, एग्जांपल इसका फर्स्ट वाले प्रॉफिट सेंटर का जो आउटपुट है, वो इसको इनपुट के तरह जरूरत है। इसका जो आउटपुट है वो इसको इनपुट के तरह जरूरत है, ऐसा हो सकता है। और अब अगर ये आउट इनपुट प्रॉफिट सेंटर 2 को चाहिए, प्रॉफिट सेंटर 2 को ये इनपुट चाहिए, तो वो कहां से लाएगा? प्रॉफिट सेंटर 2 को अगर ये इनपुट चाहिए तो वो कहां से लाएगा? अदरवाइज ये बाजार से ला रहा था, अदरवाइज बॉट फ्रॉम मार्केट सेकेंड वाले में। अब बाजार से लाता है तो बाजार से एक दाम दे के आना पड़ता है, और घर पे ये अगर फर्स्ट वाला प्रॉफिट सेंटर हम लोगों का इसको बना दे तो हो सकता है ये सस्ता पड़ता हो। मान लीजिए इसका जो कॉस्ट है बनाने का, वो कॉस्ट एग्जाम्पल के लिए 20 रुपीज है, और ये बाजार से लाता है तो वो लाता है मान लीजिए 35 रुपीज में। तो हिसाब से प्रॉफिट सेंटर 2 अपना बाजार से खरीद के प्रोसेस करके उसको बेच सकता है। बट वही अगर प्रॉफिट सेंटर 1 से 2 में डाल दिया जाए तो 20 रुपीज में आ सकता है। लेकिन ये वाला प्रॉफिट सेंटर 1 वाला मैनेजर इंडिपेंडेंट है, अपना इंसेंटिव चाहिए उसको, उसका अपना ओनरशिप है, तो वो क्यों इस 20 रुपीज में प्रॉफिट सेंटर 2 को देगा? करेक्ट। तो अगर ये किसी तरह से ये सौदा होने लग जाए तो जिस प्राइस पे ये सौदा होगा उस प्राइस को हम लोग कहते हैं ट्रांसफर प्राइस। व्हाट इज ट्रांसफर प्राइस? ट्रांसफर प्राइस इज द प्राइस एट विच द ट्रांजैक्शन ऑकर्स between the same companies or same division of a group। इस प्राइस को हम लोग सेल प्राइस नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि ये हो रहा है विद इन द सेम ग्रुप। तो ये क्या भाव पे होना चाहिए, यही सवाल है। और सवाल ये भी है कि ये होना, ट्रांसफर भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एट द सेम टाइम ये भी ध्यान रखना है कि भाई साहब ये दोनों आदमी छोड़ के भाग नहीं जाए, क्योंकि अगर प्रॉफिट सेंटर 1 का लीडर और 2 का लीडर भाग गया तो सारा बोझ फिर अपने ऊपर ही आ जाएगा, फिर तो हम बैक टू पेविलियन हो जाएंगे ना, फर्स्ट पे ही सारा काम खुद ही करना पड़ेगा, फिर हम एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे, छोटे हो जाएंगे। अब आप देखो, आपको ये सारा हेडिंग समझ में आ रहा है क्या? तो इसलिए चैप्टर लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या बनाया कि डिवीजन प्रॉफिट चाहिए, कंपनी प्रॉफिट चाहिए। फर्स्ट वाला क्या बताया? डिवीजन प्रॉफिट स्टेटमेंट, कंपनी प्रॉफिट स्टेटमेंट चाहिए। क्यों? प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाना आता होगा तो पता चलेगा ना कि ये कैसे सोच रहा है, ये इसका प्रॉफिट कैसे आ रहा है, और कंपनी यानी ओवरऑल ये जो हेड है ना इसका, इसको हम लोग कंपनी बोलते हैं, समझ गए? तो इसका प्रॉफिट स्टेटमेंट चाहिए, दोनों का हम लोग को प्रॉफिट स्टेटमेंट लगेगा। सेकंड नंबर, ट्रांसफर प्राइस कैलकुलेट करने का क्या क्या तरीका हो सकता है। थर्ड नंबर, ट्रांसफर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इवैल्यूएशन ऑफ ट्रांसफर आ गया। और फोर्थ नंबर, चलो बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है जिससे भैया सब जीते, एवरीवन शुड विन, द गोल इज टू क्रिएट विन विन फॉर ऑल। मतलब तुम भी जीतो, ये भी जीते और कंपनी भी जीते, ये कैसे संभव हो, यहीं पे हमारा रोल है। तो हम कौन है? हम लोग एडवाइजर हैं इस कंपनी के, जो इस कंपनी को ज्ञान देंगे कि ट्रांसफर ही कर लो, और कर लो तो क्या भाव पे कर लो, और उससे ऐसा प्राइस बता दो जिससे कि सब कोई जीत जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये थीम है। अब ये थीम अगर आप नहीं बोल पाए तो आप ये चैप्टर कैसे करोगे? क्योंकि हर क्वेश्चन में इसी बारे में हम बात कर रहे होंगे। इन एवरी क्वेश्चन वी विल बी टॉकिंग इन दिस फैशन ओनली, करेक्ट? तो अब जब मान लो क्वेश्चन दो तरीके का होता है, एक क्वेश्चन कई बार आपका बेसिक नॉलेज को टेस्ट करेगा, वो बोलेगा कि अच्छा बताओ, तो एक कंपनी है, उसने अपना डिवीजन तो बना लिया, मानो ये डिवीजन ए है, ये डिवीजन बी है, ऐसे डिवीजन तो बना लिया और सबको कॉस्ट सेंटर बना दिया, बोला ये कॉस्ट सेंटर है, ठीक है, टेक्निकल टर्म में बोल दिया कॉस्ट सेंटर है। तो आपको समझ जाना है
तो कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो कंपनी का स्ट्रक्चर इस तरीके का होगा। तो इस स्ट्रक्चर का भी एक नाम है, इसका नाम है ऐसे सेंट्रलाइज्ड और फंक्शनल सिस्टम। टेक्निकल नाम है सेंट्रलाइज्ड और फंक्शनल सिस्टम। तो उस सिस्टम में क्या होता है, ये सारे के सारे कॉस्ट सेंटर होते हैं। इसका क्या नाम है, सेंट्रलाइज्ड और फंक्शनल स्ट्रक्चर। ओके, तो ये सारे के सारे कौन होते हैं, कॉस्ट सेंटर होते हैं। ये सारे के सारे कौन होते हैं, कॉस्ट सेंटर होते हैं। तो इस समय भी क्या इन दोनों में ट्रांसफर हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इस समय भी ट्रांसफर हो सकता है। तो अगर इस समय ट्रांसफर होगा तो क्या भाव पे होगा, उस समय ट्रांसफर के लिए क्या होता है, ये लोग आपस में दिमाग नहीं लड़ाते हैं, ये लोग में दोस्ती हो जाती है बस ए और बी में। जैसे ऑफिस में कॉलीग्स होते हैं ना, आप लोग अगर ऑफिस में काम करते हैं तो हर डिपार्टमेंट में आपका कोई दोस्त बन जाता है। बस साथ में डिनर करो, साथ में लंच करो, साथ में हंसी मजाक करो, साथ में चुगली करो, है ना। हम लोग ऑफिस में बैठ के क्या करते हैं, एबीसी करते हैं, आओ भाई चुगली करे, आओ बहन चुगली करे। तो साथ में चुगली करते हैं लोग बस एक दूसरे का। तो ये लोग को अगर बॉस बोलता है डिवीजन ए ये वाला इतना यूनिट्स डिवीजन बी को भेज दो, बोलता है यस सर, भेज देगा। तो प्राइस क्या होगा, वो प्राइस से पूछने ही नहीं जाएगा, बट बुक्स तो बनाना पड़ेगा। तो आपको याद है प्रोसेस कॉस्टिंग हम लोग पढ़ते थे इंटर में। प्रोसेस कॉस्टिंग बोलता था अगर एक ए से बी में ट्रांसफर हो रहा है तो जितना कॉस्ट ए में लगा वो पूरा का पूरा बी में ट्रांसफर कर दो। तो नेचुरली अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से अकाउंटेंट आके उसको कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रांसफर कर देगा। ए और बी को कोई मतलब नहीं है, बॉस बोला इधर से इधर रख दो, रख देगा। बॉस बोला वापस कर दो, वापस कराएगा, है ना। गरम मसाला मूवी देखे, बहुत पुराना मूवी था, उसमें एक परेश रावल करके बावर्ची दिखाता था। नहीं देखे तो रील देखिएगा, मजा आ जाएगा। जो देखने का चीज है वो तो देखे ही नहीं आप कभी। तो उसमें क्या होता है, वो हीरो आता है अचानक बोलता है अरे पालक पनीर बनाओ, तो पालक पनीर बनाने लग जाता है। थोड़ी देर बाद वो दूसरी हीरोइन को लेकर आता है, बोलता है तंदूरी चिकन बनाओ, तो पालक पनीर बनाते बनाते बोलता है तंदूरी चिकन बनाना है, तो पालक पनीर को लेकर फेंक देता है, तंदूरी चिकन बनाने लग जाता है। तो जो आदमी दिमागहीन होगा, बिना बुद्धि के काम करेगा, वो क्या करेगा, जो का बॉस बोल रहा है करने वो कर देगा, खत्म बात, उसको और को मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे सारे लोग ऐसे ही होते हैं, अपना काम जितना बताया गया उसमें एक्सपर्ट हो गए, प्रोसेस एक्सपर्ट्स हैं, बट प्रॉफिट एक्सपर्ट्स नहीं है। तो वो लोग को प्रोसेस चलाना आता है, प्रोडक्शन करना आता है, काम करना आता है, बट बुद्धि नहीं चलता कि क्या कॉस्ट है, क्या रेवेन्यू है, क्या प्रॉफिट है। तो यहाँ पे ट्रांसफर होगा तो अकाउंटेंट बोलेगा कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रांसफर कर दो। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा वो मैं आपको भी बताऊंगा। और दूसरा, इस केस में ट्रांसफर कैसे होगा, वो ट्रांसफर प्राइस डिसाइड करना पड़ेगा। और यहां पर जब ट्रांसफर होगा तो कॉस्ट के साथ, जैसे 20 रुपीज अगर कॉस्ट है तो मान लो एक 5 रुपीज का प्रॉफिट दे दिया गया, तो हर डिवीजन में प्रॉफिट खड़ा होगा। तो उस समय फिर ओवरऑल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो वो हमारा पहला पढ़ाई है। ठीक है, तो फर्स्ट पढ़ाई विच वी आर डूइंग इज डिवीजन एंड ओवरऑल प्रॉफिट स्टेटमेंट। डिवीजन एंड ओवरऑल प्रॉफिट स्टेटमेंट, इसकी पढ़ाई दो प्रकार से है कि अगर सारे के सारे कॉस्ट सेंटर्स हैं तो कैसा होगा। मैं एक रफ फॉर्मेट बना रहा हूँ, एग्जाम में वी कैन कस्टमाइज ऑल्सो एज रिक्वायर्ड, मतलब जैसा सम्स का जरूरत हो वैसे कर सकते हैं। मान लेते हैं कंपनी है, डिवीजन ए है, डिवीजन बी है, टोटल है। तो ये फॉर्मेट आपको समझा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मान लो सारे कॉस्ट सेंटर्स हैं, तो ये वाला जो भी खर्चा किया, मान लो इसको अपने बोलते हैं ओन कॉस्ट। ओके, थोड़ा सा जगह छोड़ा मैंने, ओन कॉस्ट, उसमें वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट सब आया। जो भी कॉस्ट आया, मान लो वो कॉस्ट 100 रुपीज है, एक एकदम रफ फिगर लिया हुआ है, रुपीज इन लैक्स करके लिया हुआ है, सोचो 100 लैक्स है, 100 लैक्स है। तो ये सारा का सारा ट्रांसफर कर देगा, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर रेवेन्यू आएगा इसके पास, कितना पे, कॉस्ट टू कॉस्ट पे। अरे यही कॉस्ट पे बस अकाउंटेंट खाली बुक्स को क्लोज कर दे रहा है, यहाँ पे कॉस्ट 100 लगा, अगर वो डिवीजन ए सारा डिवीजन बी को दे देता है तो ये 100 पे ट्रांसफर कर देगा। तो एज अ कॉन्सिक्वेंस यहाँ पर जो प्रॉफिट होगा वो कुछ नहीं होगा। तो सेकेंड डिवीजन के लिए जो कॉस्ट है उसमें एक ट्रांसफर्ड इनपुट आ जाएगा, वो ट्रांसफर्ड इनपुट का कॉस्ट आ जाएगा ये 100, जो
जो कि आप सोचिए यहाँ से यहाँ पे गया ट्रांसफर का। अब इसका भी अपना कॉस्ट होगा, मान लो 50, तो ये टोटल कॉस्ट आ गया 150। अब सेकेंड डिवीजन जो है वो इसको हो सकता है सेल करेगा, तो उसके सेल्स रेवेन्यू आएंगे, क्योंकि आगे कोई डिवीजन नहीं है तो ये सेल करेगा। मान लो वो 180 में सेल कर दिया, ठीक है, तो 180 में सेल कर दिया तो प्रॉफिट कितना आया इसके यहाँ पे 30 आया, क्योंकि ये सेल किया तो 30 की प्रॉफिट आ गई। तो कंपनी के लिए क्या प्रॉफिट हो गया, कंपनी का अगर कॉस्ट देखोगे तो कंपनी के लिए आप ध्यान रखना, जो ट्रांसफर रेवेन्यू है और जो ट्रांसफर्ड इनपुट है ये एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है। कंपनी इज बेसिकली ए प्लस बी, तो ए प्लस बी को अगर आप कंबाइन वे में बनाओगे तो ओन कॉस्ट खाली एड अप होगा 150, और जो एक्सटर्नल सेल्स है वो कंपनी का सेल्स माना जाएगा 180, और कंपनी की प्रॉफिट है 30। तो जो कंपनी की प्रॉफिट आ रही है वो किसके कारण आ रही है ये पता नहीं चल सकता है। अब बी बोलेगा मेरे कारण आ रही है, ए बोलेगा मैं भी तो सारा काम करके दिया, तो लड़ाई झगड़ा चालू रहेगा, बट ये कंपनी का टोटल प्रॉफिट है, पता नहीं चल सकता, कैन नॉट बी स्प्लिट फॉर ए एंड बी, ठीक है, मतलब मालूम नहीं ए के कारण आ रहा है कि बी के कारण आ रहा है, मालूम नहीं। ये कॉस्ट सेंटर का फंडा है। ये मैंने एकदम बेसिक बनाया है, मतलब आप इसको फॉर्मेट को चेंज कैसे कर सकते हैं, आप इसको मार्जिनल कॉस्टिंग स्टेटमेंट के हिसाब से बना सकते हैं। वो कैसे बनेगा, सेल्स रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे, कंट्रीब्यूशन आएगा, लेस फिक्स कॉस्ट करेंगे, प्रॉफिट आएगा। आपको समझना है कि सेल्स रेवेन्यू ट्रांसफर रेवेन्यू एक ही कैटेगरी का है। कॉस्ट में समझना है कि ओन कॉस्ट तो होता ही है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, एक ट्रांसफर्ड इनपुट कॉस्ट भी आ गया, समझ गए, एक ट्रांसफर्ड इनपुट कॉस्ट आ गया और एक ट्रांसफर रेवेन्यू और सेल्स रेवेन्यू आ गया। तो नया चीज क्या दिखा, सेल्स रेवेन्यू के साथ ट्रांसफर रेवेन्यू, ओन कॉस्ट के साथ ट्रांसफर्ड इनपुट। तो ये नया चीज पे आपका नजर पड़ जाना चाहिए कि ये अदरवाइज हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट स्टेटमेंट्स में नहीं देखते थे। कंपनी के लिए एक चीज क्या ध्यान दिया, नया चीज, ट्रांसफर इनपुट और ट्रांसफर रेवेन्यू ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। ट्रांसफर रेवेन्यू ये एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, ट्रांसफर रेवेन्यू एंड ट्रांसफर्ड इनपुट कैंसल्स आउट, तो उसका कोई इम्पैक्ट कंपनी के प्रॉफिट पे नहीं आता है। अब ये अगर मेरे को प्रॉफिट सेंटर अज्यूम करके बनाना है तो मेरे को सबसे पहले ये जानना होगा ट्रांसफर प्राइस शुड बी गिवन, या फिर ट्रांसफर प्राइस निकालने का जो तरीका है उसको यूज करना पड़ेगा। मान लीजिए ट्रांसफर प्राइस अभी गिवन है 115 के हिसाब से, या 118 ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, अभी गिवन है से। तो अब प्रॉफिट स्टेटमेंट कैसे बनेगी, तो डिवीजन ए है, डिवीजन बी है। मुझे मालूम है आपके अंदर है ना एक वो कश्मकश चल रही है, मैं लिखूं कि नहीं लिखूं, है ना, कंट्रोल तो हो नहीं रहा, लिखे नहीं लिखे, मतलब लिखे नहीं लिखे, सर बता रहे लिखे नहीं लिखे, बोले रनिंग में जो लिखना है लिख लो, जज मत करो, आपको मन कर रहा है लिखने का लिख लो, आप ये की पॉइंट्स लिखने पे फोकस करो रादर कि नया चीज क्या रहा, हेडिंग लिख लो, दिमाग को ट्यून अप रखो, हेडिंग लिख लो, ट्रांसफर्ड इनपुट, ट्रांसफर रेवेन्यू, नया आइटम, हिंदी में अपना अपनी भाषा में लिखो, राइट इन योर ओन मदर टंग, अपनी भाषा में लिखो, ये सब तो आपको मिल जाएगा। ये फॉर्मेट थोड़ी ना एग्जाम में बनाने आएगा, ये रेगुलर कोर्स में ये सब प्रॉपर लिखा रहे होते टाइम दे दे, अभी आपको नहीं करना है, ये देखने से भी काम हो जाएगा, आपको एग्जाम का चीज पे फोकस करना है। आपको मेन चीज है ये वाला लाइन, ये वाला लाइन आप लिख लो अपने लिए, जो जो मिनिमम हो सकता है वो लिख लो, जिससे बस क्लास में अटेंशन बना रहे, और कुछ नहीं है। यहाँ पे ये सब लिख लो जो जो मैं की पॉइंट्स लिख रहा हूँ, तो ध्यान आ जाएगा। और वो भी नहीं लिखा जा रहा है, अटेंशन दे पा रहे हो, अगर अटेंशन दे पा रहे हो तो कोई लिखने का दरकार नहीं है, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। डिवीजन ए है, डिवीजन बी है, प्रॉफिट सेंटर अगर है तो हम फिर से आते हैं, देखो यहाँ पे ट्रांसफर्ड इनपुट हमने लिया, यहाँ पे डैश, ओन कॉस्ट जो है वो जैसा वैसा ही रहा 100। अब ट्रांसफर रेवेन्यू के लिए जो ट्रांसफर प्राइस दिया हुआ है वो लेंगे, विच इज 118, और इससे सेल्स रेवेन्यू है, फिर प्रॉफिट है, यहाँ पे आएगा 18, प्रॉफिट आ गया 18, देख रहे हैं। नया चीज क्या हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट खड़ा हो गया, जैसे ही ट्रांसफर प्राइस दिया होगा मतलब प्रॉफिट सेंटर है, प्रॉफिट सेंटर है मतलब ट्रांसफर प्राइस होना चाहिए, और प्रॉफिट खड़ा हो जाएगा डिवीजन लेवल पे। तो डिवीजन बी का कॉस्ट क्या बनेगा, अब ये 118 118, इसका अपना ओन कॉस्ट क्या है 50 है, ये टोटल आ गया 168। ट्रांसफर रेवेन्यू कुछ नहीं है, अब इसका सेल कर रहा है 180 पे, तो प्रॉफिट आ रहा है 12।
तो कंपनी लेवल पे क्या होगा, कंपनी लेवल पे सारा टोटल कॉस्ट है 150, जो एक्सटर्नल सेल्स है वही कंपनी का सेल्स है 180, कंपनी का रहा प्रॉफिट। तो फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ, देखो प्रॉफिट जो है वो स्प्लिट हो गया, प्रॉफिट गॉट स्प्लिट। बट अब सवाल ये है कि क्या ये दोनों डिवीजन ए और बी ये स्प्लिट को मानेंगे, नहीं मानेंगे तो हमें मनवाना आना चाहिए। यही हम जैसे कंसल्टेंट का काम है कि हम बताएंगे क्या ट्रांसफर प्राइस होना चाहिए जिससे मानेगा। आइडियली इट शुड रिफ्लेक्ट, आइडियली इट शुड रिफ्लेक्ट देयर एफर्ट्स, मतलब इट शुड रिफ्लेक्ट देयर एफर्ट्स, मतलब जितना वो मेहनत किया उसके हिसाब से वो मिला कि नहीं मिला, ये मेन है। अगर वो लोग संतुष्ट हो गए तो ठीक है, नहीं हो पा रहे तो फिर हम लोग बताएंगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? अब आप बोलेंगे सर ये तो बहुत बेसिक लग रहा है मेरे को, क्या ये एग्जाम में आता है? यही तो बात है, ये क्रैश कोर्स है और यहाँ पे सब हवा निकाल दिया गया, वही बात कर रहे जो एग्जाम में आता है। ठीक है, कसम खुदा की एक भी वो बात नहीं करूंगा जो एग्जाम में नहीं आएगा। तो हर चीज यहाँ पे जो छेड़ा जा रहा है मतलब वो आपको सुनना जरूरी है, अगर आप इग्नोर करोगे तो एग्जाम में धोखा खा जाओगे। तो आइए, इसीलिए अपने पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अपने क्वेश्चन के लिए तैयार हो गए, और क्वेश्चन क्या है, मैंने क्या किया ना, ये डीजेबी बुक का भी एक वो बना लिया है समरी। ओके, और वो समरी भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में व्हाट्सएप में शेयर कर दूंगा कि क्या क्या एक्चुअली अपने को याद रखना है, क्या क्या एक्चुअली अपने को याद रखना है। तो उसके हिसाब से मैं आपको अभी कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। अभी 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 भेज देता हूँ ना यार, नक्की करता हूँ, बार बार मैं भूल जाऊंगा। मेहनत बहुत किया जी, हम लोगों ने बहुत मेहनत किया है, मतलब रात रात की नींद उड़ाई है आप लोगों के लिए कि इस बार तो मतलब इंडस्ट्री में आधा कॉस्ट अकाउंटेंट तो एसजीसी का ही घुसना चाहिए, मतलब एसजीसी का धोख लगा के ही उसको आगे भिजवाना है। मतलब ऐसा एक सपना है कि जिस कंपनी में नाम लो वहां पे अपना स्टूडेंट है और कोई सीईओ बन गया है, कोई सीएफओ बन गया है, फिर आप लोग से फोन कर करके उस कंपनी का इनसाइडर न्यूज लेंगे और शेयर्स खरीदेंगे और अपना रिटायरमेंट प्लानिंग खरीदेंगे। समझ गए? देखिए, एक तो शीट भेज दिया है, तो ये क्या है, डीजेबी बुक को थोड़ा सा सीक्वेंस कर लिया है, एक समरी कर लिया है। तो अभी अपने को करना है क्वेश्चन नंबर 4। तो 4, 17 और 21 अगर आप वो ग्रुप में जाके देखोगे तो वो शीट मिल जाएगा। ठीक है, ग्रुप में शीट मिल जाएगा। अभी अभी यहाँ पे भी मिल जाएगा क्या? यहाँ पे भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप खोलना पड़ेगा। यहाँ पे व्हाट्सएप में अभी एसजेसी में हो गए हम लोग कुल मिला के इन हाउस में 5 टीचर, हम 5 हो गए। और इंटर में हम लोग क्रैश कोर्स करे 6 सब्जेक्ट का, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 सब्जेक्ट। ओह, ये तो डाउनलोड किया हुआ था, हम क्या कर रहे हैं। यही मैंने आपको शीट भेज दिया है, अब देखो। एक्चुअली मैं हमारे इस डीजेबी बुक में एज ऑफ नाउ टोटल क्वेश्चंस जो हैं वो 21 है। ओके, तो 21 में अभी जितना अपने पास टाइम है उसके हिसाब से ये 3 हो जाएगा। तो ऐसे मैंने चंक बना लिया है। तो 4 मैं आपको अभी बताऊंगा, 17 और 21 उसी का भाई बहन है। ओके, तो 4 आप सीख जाएंगे और उसको फेयर करेंगे बाद में, और 17, 21 अपने आप करेंगे। तो होमवर्क ऐसे मिलेगा, आप समझ गए? और जो करना है मतलब फिर वो करना है, मतलब उसमें वो फांकीबाजी मत करना कि आज ये नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया। तो 4 नंबर में आ जाओ आप, ये डीजेबी बुक का क्वेश्चन नंबर 4। सर हम लोग के एग्जाम में आएगा कि नहीं, वो भी आपको धीरे धीरे जब आप सॉल्व करने लगोगे ना आपको एहसास हो जाएगा, मतलब यू विल फील द मैजिक इनसाइड, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ओके, यहाँ पे एक जन का मोबाइल का नाम है ओप्पो, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ओप्पो नहीं लिखे अपने आप को रीनेम कर लो, वहाँ पे 3 डॉट्स में जाके, हाँ रीनेम कर लो।
देखो क्वेश्चन नंबर 4, ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन को करने का एक तरीका है। कुछ बातें मैं लिखवा रहा हूं, कुछ बातें नहीं लिखवाता हूं, तो आप अपने से लिख लेना। तो ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन करने का एक तरीका है कि क्वेश्चन पढ़ के एक डायग्राम में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। अगर ये कर पाओगे तो क्वेश्चन ग्रिप में आ जाएगा, अगर क्वेश्चन ग्रिप में आ गया तो सोल्यूशन होना ही है। तो पढ़ते पढ़ते देखना मैं कैसे डायग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मेरा अप्रोच को देखना। और आपके पास अगर डीजेबी बुक है या आ गया है तो जो भी करना है बुक पे ही कर लेना है, बुक पे ही खचड़ा कर लेना है। अगर बुक में जगह नहीं है कोई कारण से, तब उस सम को हम लोग कॉपी में ट्राई कर लेंगे। अभी आप कॉपी में अगर रनिंग नोट्स में लिखेंगे तो क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर लिख लेंगे, पेज नंबर लिख लेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर लिख लेंगे, पेज नंबर लिख लेंगे अपने कॉपी में, और वहां पे ही जो कचड़ा करना है वो कर लीजिए। कचड़ा मतलब वहीं पे जो लिखना है लिखिए, कचड़ा मतलब कचड़ा नहीं करना है, लिखना है। देखो क्या बोल रहा है, कंपनी विथ 2 मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन, क्या लिखा है देखो, वर्डिंग समझ में आया। प्रॉफिट सेंटर बेसिस, कितना डिवीजन है, 2 डिवीजन है। तो ऐसे समझो क्या बोलना चाह रहे, डायग्रामेटिकली ऐसे कंपनी है, डिवीजन ए है, डिवीजन बी है, और खुल के अच्छे से बनाओ। एग्जाम में भी इसको बनाएंगे, मतलब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पेपर में कचरा करेंगे। और ये डायग्राम ही अल्टीमेट क्रक्स है, ये करना आ गया तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अभी आप कॉपी में भी मेरे साथ साथ बना सकते हैं, अगर आपके पास बुक हो तो बुक पे भी बना सकते हैं, नहीं तो कॉपी में बनाइए। पढ़ते पढ़ते रनिंग वे में बनाते रहेंगे, हाँ खाली नहीं बैठेंगे, रनिंग वे में बनाते रहेंगे। अगर सम्स आ गया तो थोड़ा वर्किंग करना है, थ्योरी में चुपचाप बैठ सकते हैं, सम्स आ गया तो थोड़ा वर्किंग करना है, कैलकुलेटर भी चलाना है। Division A is the only source for supply of component that is used by Division B in the manufacture of product KLIM. तो A ही खाली B को दे सकता है। मैंने क्या बोला था कि कई बार ऐसा होता है कि B चाहे तो बाजार से खरीद सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, A ही खाली B को दे सकता है। मतलब A मोनोपोलिस्ट हो गया एक तरह से, मैं ही मैं हूँ, कभी कभी अपुनिच भगवान है, ऐसा इसको लग रहा है। तो नेक्स्ट, वन सच पार्ट इज यूज्ड इन ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट क्लिम, ठीक है, एक यूनिट बनाने के लिए एक पार्ट लगेगा। ये लाइन कभी कभी है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन में, हिडन रूप में इसका इम्प्लीकेशन होता है, बोल देता है 3 पार्ट्स आर रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट। तो आपको क्वेश्चन में बोलेगा उसको अपना प्रोडक्ट का इतना यूनिट्स बनाना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कितना ट्रांसफर करेगा, ठीक है। अभी 1:1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मान लो अगर यहाँ पे 1000 यूनिट है तो यहाँ पे भी 1000 यूनिट होने से होगा। बट अगर 1:2 दे देता तो पूरा रेशियो का कैलकुलेशन इम्पैक्ट कर जाता। As the demand for the product is not steady, Division B can obtain orders for increased quantities only by spending more on sales promotion and by reducing the selling price. हम लोगों का एक बीमारी होता है, देखो जो इसको ठीक करना है, अगर आप रेगुलर क्लासेस किए हैं तो भी इसको ठीक करना है, नहीं किए हैं तो भी ठीक करना है। क्वेश्चन हम लोग ढंग से पढ़ते नहीं है, फोकस करके नहीं पढ़ते हैं, हम लोग हर वर्ड को नहीं पढ़ते, हम लोग बोलते हैं जहां नंबर्स दिया उसी को पढ़ो। ऐसा भूल नहीं करेंगे, आपको हमेशा क्वेश्चन को पढ़ना है। क्या बोल रहा है इसमें, बी का ऑर्डर इंक्रीज क्वांटिटी में आ सकता है ओनली बाय स्पेंडिंग ऑन सेल्स प्रमोशन और रिड्यूसिंग द प्राइस, ठीक है। Manager of B has accordingly prepared the following forecast of sales quantities and selling price. तो यहाँ पे सेल्स यूनिट्स पर डे और एवरेज प्राइस दिया हुआ है। सो यहाँ पे आपको इसका दिया हुआ है, सेल्स यूनिट्स क्या क्या हो सकता है और प्राइस क्या हो सकता है। और आप देखिए जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रहा है प्राइस घट रहा है, इट्स बिकॉज मोर प्रमोशन, और ज़्यादा बेचने के लिए आपको प्राइस घटाना पड़ रहा है बोलकर, तो नेट प्राइस कम होता चला जा रहा है। तो ये बी के लिए बोल रहा है, इट्स फॉर डिवीजन बी। ये सब देखो क्वेश्चन पढ़ने का तरीका यही है, और यहीं पे आपको ग्रिप लाना है, आपसे सब होने लग जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ KLIM इन डिवीजन बी इज 3750। देखो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के बारे में बोल रहा है, इज 3750 फॉर फर्स्ट 1000 यूनिट्स, पहला 1000 यूनिट्स के लिए बोल रहा है 3750 है, एंड 750 पर 1000 यूनिट्स इन एक्सेस ऑफ 1000 यूनिट्स। तो उसके बाद अगर जाएंगे तो ये बोल रहा है 750 पर 1000 यूनिट्स, ठीक है। तो 3750 इज नॉट पर यूनिट, इट इज फॉर फर्स्ट 1000 यूनिट्स, दिस इज टोटल कॉस्ट फॉर फर्स्ट 1000 यूनिट्स।
ये टोटल कॉस्ट है। उसके बाद बोल रहा है ₹750 लगेगा पर 1000 यूनिट, तो पर यूनिट कॉस्ट 0.75 आएगा। ठीक है, 750 पर 1000 यूनिट्स, टोटल कॉस्ट ऑफ ₹750 पर 1000 यूनिट्स इन एक्सेस ऑफ 1000। मतलब पहला वाला 1000 का अगर हम टोटल कॉस्ट समझे तो ये आ रहा है 3750, और 2000 पे क्या होगा, 3750 प्लस 750 ऐड हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है मैथ्स? तो ये आएगा 4500। तो पहला वाला 1000 का 3750 है, नेक्स्ट 1000 पे 750 ऐड हो जा रहा है, फिर हर एक्सेस ऑफ 1000 पे, हर 1000 पे 750 ऐड हो जा रहा है, तो नेक्स्ट वाला पे क्या आएगा, 4500 पे 750 ऐड हो जाएगा, ऐसा जाएगा। फिर 5250 पे 750 ऐड हो जाएगा, ऐसा आएगा, लाइक दिस। समझ में आ रहा है? तो मैं फटाफट वर्किंग कर ही दे रहा हूँ। तो ये आ रहा है 6750, और ये यहाँ पे आ जाएगा 7500। अब ये ऑफ कोर्स एग्जाम में आपको फेयर में करना है, बट अभी मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ। Division A incurs a total cost of 1500 per day for an output of 1000, and the total cost will increase by 900 per day for every additional 1000 manufactured. तो ये पूरा डिवीजन बी का था। अब डिवीजन ए के लिए बोल रहा है कि डिवीजन ए में क्या होता है, अगर हम यूनिट्स वही ले ले 1000 वाला, तो 1000 पे कॉस्ट है 1500, और फिर जैसे जैसे आप और 1000 बढ़ाओगे तो 1500 में 900 ऐड हो जा रहा है। वो पर डे से क्या करना है, कुछ नहीं, पर डे वाला इंफॉर्मेशन काम का नहीं है। इस इंफॉर्मेशन को हम लोग बुलाते हैं चुड़ैल। चुड़ैल से बचना है आपको, जो आपको हाईजैक करेगी दिमाग को, बट आपको उसको इग्नोर करना है। 3300 ऐसे चलते जाएगा, 900 900 बढ़ते जाएगा। पर डे से कोई मतलब नहीं है, 1500 फॉर 1000 है, फिर 900 फॉर एडिशनल 1000 है। फिर मैनेजर ऑफ ए स्टेट्स दैट द ऑपरेटिंग रिजल्ट्स ऑफ हिज डिवीजन विल बी ऑप्टिमाइज्ड इफ ट्रांसफर प्राइस इज सेट एट 1.2। तो ए से बी में बोल रहा है ट्रांसफर प्राइस चाहिए उसको 1.2। तो डायग्राम में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे भी अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लिख दें तो वो आपको समझ में आ रहा है। 1000 यूनिट्स के लिए, फर्स्ट 1000 यूनिट्स के लिए है 1500, और फिर ग्रेटर देन 1000 पे बोल रहा है 900 पर 1000 यूनिट्स, ऐसा चल रहा है। और ट्रांसफर प्राइस बोल रहा है 1.2 दे दो तो अच्छा रहेगा। And he has accordingly set the aforesaid transfer price for his supplies of the components to division B। तो इसलिए ट्रांसफर प्राइस चाहता है 1.2 करके दे दो। अब करना क्या है, प्रिपेयर अ शेड्यूल शोइंग प्रॉफिटेबिलिटी एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट फॉर डिवीजन ए एंड बी। तो हर लेवल पे प्रॉफिट ऑफ डिवीजन ए और डिवीजन बी बताना है, हर लेवल पे। तो अब इसमें जो फॉर्मेट आपको सिखाया वो नहीं चलेगा, आपको एकदम सिंपल कॉलम वाइज, जैसे यूनिट्स 1000 है तो टोटल कॉस्ट मालूम है, तो रेवेन्यू क्या होगा, यहाँ पे रेवेन्यू क्या होगा, ए के लिए सारा का सारा बी में ही जा रहा है, ए का एक्सटर्नल प्राइस नहीं दिया हुआ है, तो ए अपना सारा का सारा चीज 1.2 पे ट्रांसफर कर देते रहेगा। जैसे यहाँ पे 1.2 पे करेगा तो आप समझ जाइए इसको क्या फायदा होगा, 1.2 इंटू 1000 करेगा 1200 रेवेन्यू आएगा, तो ए की प्रॉफिट आ जाएगी। ऐसे ही ये चलता रहेगा। 1.2 के हिसाब से इसका 2400 आएगा, तो यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगी। और बी के लिए बोल रहा है प्रॉफिट दिखाना है एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट, तो बी के लिए जो टोटल कॉस्ट होगा उसमें ओन कॉस्ट तो आएगा ही, प्लस जो ए चार्ज कर रहा है वो बी का कॉस्ट बनेगा ना। ये जो ए चार्ज कर रहा है वो बी का कॉस्ट बन जाएगा, तो बी का दोनों कॉस्ट जुड़ के टोटल कॉस्ट आ जाएगा। क्वेश्चन में फिर क्या पूछ रहा है, फाइंड द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी एज अ होल एट द आउटपुट लेवल वेयर कंपनी एज प्रॉफिट, डिवीजन एज प्रॉफिट इज मैक्सिमम एंड बीज प्रॉफिट इज मैक्सिमम। ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है। तो आपको देखना पड़ेगा इनमें से कहीं पर तो ए का प्रॉफिट मैक्सिमम आ रहा होगा, इनमें से कहीं पे ए का प्रॉफिट हाईएस्ट आ रहा होगा। बोल रहा है वो वाला वॉल्यूम पर कंपनी का प्रॉफिट बताओ। तो वो कैसे आएगा, जहां पे ए का मैक्सिमम प्रॉफिट है वो लेना है, प्लस आपको लेना है उस पे बी का प्रॉफिट क्या होगा कॉरेस्पॉन्डिंग। जैसे मान लो ए का मैक्सिमम प्रॉफिट 3000 पे आता है, तो 3000 पे फिर बी का जो भी प्रॉफिट है वो लेना है, दोनों को जोड़ देंगे तो दैट विल बी इक्वल टू कंपनी प्रॉफिट। कंपनी के लिए अलग से वर्किंग नहीं करना है, बस एज मैक्सिमम और बीज प्रॉफिट को जोड़ना है। सेकेंड केस में फिर बीज नेट प्रॉफिट मैक्सिमम जहां पर है वहां पे जाना है, तो ए का जो बी का जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो उठाना है, और उस पे ए का क्या प्रॉफिट आ रहा है वो देखना है, और दोनों को ऐड कर देंगे तो कंपनी का प्रॉफिट। तो कंपनी प्रॉफिट इज यूजुअली सम ऑफ बोथ द प्रॉफिट्स। ठीक है,
थर्ड केस में क्या बोल रहा है, अगर कंपनी प्रॉफिट सेंटर नहीं होता, नॉट ऑर्गेनाइज ऑन प्रॉफिट सेंटर, व्हाट लेवल ऑफ आउटपुट विल बी चोजन टू यील्ड मैक्सिमम प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट सेंटर नहीं होता तो कंपनी का इंडिविजुअल डिवीजन वाइज फिर प्रॉफिट को करने का मतलब ही नहीं है, फिर कंपनी का प्रॉफिट स्टेटमेंट डायरेक्टली बना देते हैं। जब प्रॉफिट सेंटर नहीं है तो डायरेक्टली कंपनी का प्रॉफिट स्टेटमेंट बनेगा, और वो कैसे बनता है, वो बनता है, आपको सिखाया था ना, सेल्स रेवेन्यू जो बी लाएगा, जो सेकेंड डिवीजन सेल्स रेवेन्यू लाता है, माइनस ओन कॉस्ट जो ए का लग रहा है और जो ओन कॉस्ट बी का लग रहा है, उसको जोड़ देंगे तो कंपनी का प्रॉफिट आएगा। और इसमें से सिंस बहुत सारा वॉल्यूम है, 1000 यूनिट्स 2000 यूनिट्स, तो सब पे निकाल के देखना पड़ेगा कि किस पे मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है, किस पे मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है। तो ये फ्लो आपको समझा दिया। अब इसको वर्किंग कैसे करना है, इसको आप लिख के कैसे भी करें, समझ के कैसे भी करें। अब इसमें प्रेजेंटेशन को लेके कभी वरी नहीं करना है, ध्यान रखना है कि मेरे को लिखना नहीं आ रहा है, लिखना है कुछ भी लिखो, गंदा सा लिखो, पहले ये वर्किंग नोट में बना लो जिससे क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आपको अपना तरीका से प्रेजेंटेशन करना है। तो फर्स्ट पार्ट में अब क्या है ना, कुछ कुछ हिडन लूप होल्स होता है। आपको लगेगा शेड्यूल ऑफ प्रॉफिट बनाना है दोनों का, तो उसमें तो ट्रांसफर प्राइस नहीं दिया, ट्रांसफर प्राइस ऊपर में तो दिया ही था, तो ये मान लेना है विथ प्रॉफिट सेंटर कॉन्सेप्ट ही आपको चलाना है। सर कैसे पता चला है प्रॉफिट सेंटर कॉन्सेप्ट से बनेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में क्वेश्चन में लिख दिया था कि कंपनी का डिवीजन प्रॉफिट सेंटर पे है, लास्ट में जाके बोला कि मान लो प्रॉफिट सेंटर नहीं है तो कॉस्ट सेंटर है, कॉस्ट सेंटर है तो यहाँ पे ट्रांसफर का दिखाने का जरूरत नहीं है, आप सीधा कंपनी प्रॉफिट दिखा देंगे। प्रेजेंटेशन यहाँ पे कैसे किया, अब आप उसको फॉलो कर लीजिए जिससे कि हम लोग ये सम को कंक्लूड कर पाए। तो क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट ऑफ डिवीजन ए, हम लोग को पहले बोला ना डिवीजन ए का बताना है और फिर बी का बताना है, तो ए का सेल्स वैल्यू नहीं होगा, एक्चुअली ये ट्रांसफर वैल्यू है, लिख दिया सेल्स वैल्यू बट एक तरह से वो ट्रांसफर वैल्यू है जो आ रहा है एट द रेट ऑफ 1.2। देखिए 1.2 से मल्टीप्लाई कर करके बैठ रहा है क्या, एट द रेट 1.2, 1.2 इंटू 1000, 1.2 इंटू 2000, 1.2 इंटू 3000, फिर ए का आ गया ट्रांसफर वैल्यू। टोटल कॉस्ट जो है वो मैंने यहाँ पे आपको समझाया ही था, देखो पढ़ते पढ़ते ही क्रैक कर लिया था, 1500, 2400, 3300, फिर 900 से बढ़ते जा रहा है, और फिर प्रॉफिट और लॉस निकाला। अब बी का निकालना है तो बी के लिए ये ट्रांसफर वैल्यू इसका कॉस्ट बनेगा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको कैसे दिखाना है बी का, देखो बी का ओन कॉस्ट निकाल दिया था ना, 3750, 4500, 5250, 6000, 6750, 7500, तो ये बी का टोटल कॉस्ट हो गया। व्हाट इज बी का टोटल कॉस्ट, दिस इज योर 3750, 4500, 5250, 6000, 6750, 7500, बट इसके साथ प्लस करना है टोटल कॉस्ट ऑफ बी। कैसे आएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ बी इज इक्वल टू ओन कॉस्ट जो भी है प्लस ट्रांसफर वाला कॉस्ट, ट्रांसफर इनपुट। तो ये ट्रांसफर इनपुट ये वाला ये यहाँ पे इसमें ऐड हो जा रहा है। अब देखिए 3750 प्लस 1200 4950, 37 4500 प्लस 2400 6900, राइट। तो ये बी का टोटल कॉस्ट आ गया, और बी का सेल्स प्राइस आपको मालूम था 5.25 3.98, तो 5.25 इंटू 1000, 3.98 इंटू 2000 करके इसका सेल्स रेवेन्यू आ गया। तो सेल्स रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट से माइनस किया तो प्रॉफिट और लॉस आ गया। तो जो यहाँ पे ट्रांसफर प्राइस लिखा हुआ है, ये इसको प्राइस नहीं करके मैं एक बार ट्रांसफर कॉस्ट लिख दे रहा हूँ, इसको मैं ट्रांसफर कॉस्ट लिख दे रहा हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि टोटल कॉस्ट इन दोनों को जोड़ के निकाल दिया गया है, ये दोनों को जोड़ के टोटल कॉस्ट निकाल दिया गया है, और सेल्स आ गया तो प्रॉफिट और लॉस निकल आया। तो ये फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। सेकंड पार्ट में बोल रहा है ए का प्रॉफिट जहां मैक्सिमम है वहां पे कंपनी का प्रॉफिट बताओ। देखो ये कैसे होगा, इस पार्ट पे ध्यान देना। ए का प्रॉफिट मैक्सिमम कहां दिख रहा है आपको, लास्ट वाले पे दिख रहा है। बी का प्रॉफिट, ए का प्रॉफिट जहां मैक्सिमम है वो है 6000, तो उस पे कंपनी का प्रॉफिट क्या होगा, ये मैं पार्ट 2 एक बार आपके सामने कर रहा हूं। एज मैक्सिमम प्रॉफिट इज एट 6000 यूनिट्स, और उस समय उसका टोटल प्रॉफिट है 1200, तो उसी लेवल पे फिर बी का प्रॉफिट क्या होगा, बी का प्रॉफिट एट 6000 यूनिट्स कितना है, नेगेटिव 2640 है, तो उससे कंपनी का प्रॉफिट क्या आएगा, 1440 नेगेटिव आएगा। समझ गए, तो दैट इज योर सेकेंड पार्ट का, पार्ट बी का फर्स्ट वाला। अब बी का आप बताओ यहां से ओरली, बी का आप यहां से ओरली देख के बताओ क्या होगा। जहां पे बी का मैक्सिमम प्रॉफिट है वो कहां दिख रहा है, बी का मैक्सिमम प्रॉफिट 1060 दिख रहा है,
हाँ, वर्किंग करो, कैलकुलेटर लो, स्क्रीन देखो, 1060 दिख रहा है यहाँ पर, ये मैक्सिमम है 1060, उस पे यूनिट्स कितना है, 2000 है। तो आपको करना क्या है, बीज मैक्सिमम प्रॉफिट उठाना है, बीज मैक्सिमम प्रॉफिट, और वो क्या होगा, व्हाट विल बी बीज मैक्सिमम प्रॉफिट, वो होगा 2000 यूनिट्स पर, और वो कितना रुपया, 1060 रुपीज है, और उस पे ए का प्रॉफिट क्या है, उस 2000 पे कॉरेस्पॉन्डिंग ए का प्रॉफिट कुछ भी नहीं है, नील है, तो कंपनी का प्रॉफिट क्या होगा, 1060। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। एक्चुअली क्या है ना, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता है। क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, पढ़ो अब, फाइंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनी एज अ होल एट द आउटपुट लेवल, विच डिवीजन A's नेट प्रॉफिट इज मैक्सिमम, सेकंड इज डिवीजन B's नेट प्रॉफिट इज मैक्सिमम। थोड़ा रिएक्शन देते रहो भैया, लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ डाउट हो रहा है तो पूछ सकते हैं, चैट में पूछ सकते हैं, सो दैट इट बिकम्स हियर ओनली क्रिस्टल क्लियर। अब थर्ड पार्ट में बोल रहा है, कंपनी अगर प्रॉफिट सेंटर नहीं होता तो क्या होता, तो उस समय प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाने का तरीका होता है, सेल्स रेवेन्यू जो बी से आ रहा है माइनस ओन कॉस्ट ऑफ ए और बी जो लग रहा है, ट्रांसफर को नहीं कंसिडर करेंगे, तो उससे जो स्टेटमेंट बना वो ऐसा बना। देखो उसका एक शॉर्टकट ये भी हो सकता है, ये वाला प्रेजेंटेशन करिए, इसका दूसरा शॉर्टकट ये भी हो सकता है, आप सिंपल डिवीजन ए का प्रॉफिट और डिवीजन बी का प्रॉफिट को जोड़ दीजिए, तो भी एक शॉर्टकट हो जाएगा, मतलब 300 नेगेटिव प्लस 300 पॉजिटिव को जोड़ दीजिए, तो जो आंसर आ रहा है वो भी चलेगा। और या फिर आप सेल्स रेवेन्यू जो ए बी में आ रहा है 5250 माइनस जो बी का कॉस्ट है 3750 माइनस जो ए का कॉस्ट है 1500, तो वो भी आपको वही रिजल्ट देगा। तो हमारे यहाँ पे प्रेजेंटेशन जो इंस्टीट्यूट की तरफ से आया वो आया ए प्लस बी को जोड़ दीजिए, तो टोटल ये आ गया। या फिर मैं बोल रहा था दूसरा अल्टरनेट क्या हो सकता है, 5250 माइनस जो ए का कॉस्ट था वो था, अगर आप ध्यान देंगे 1500, और बी का कॉस्ट था 3750, तो माइनस 1500 प्लस 3750 करेंगे तो वो फिर से नील ही आएगा। और इसी तरह से आप दोनों प्रॉफिट को जोड़ते जाइए, यहाँ पे डैश और 1060 से आ गया 1060, फिर आप देखिए 300 और 1050 से आ गया 1350, फिर देखिए आपका 600 और 320 से आ गया 920। तो कंपनी का प्रॉफिट मैक्सिमम कहाँ पे हो रहा है, वो है 1350, तो वो है 3000 यूनिट्स पर, तो ये आपको लास्ट में कमेंट कर देना है। अब आप देखिए ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, और आपको 3 टाइम्स ये क्वेश्चन इस बुक में मिल जाएगा, तो 4 मैंने आपको बता दिया, इसी तरह से आपको 2 बार और ये क्वेश्चन मिलेगा अपने इस बुक में, आपको लिख लीजिए 17 और 21। तो अब आपका धर्म क्या है, आपका धर्म है एक अच्छा सा कॉपी बनाना है जो आप ऑलरेडी बना लिए हैं, उसमें क्लास खत्म होने के बाद उस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना है, मतलब जैसे कि आप एग्जाम में करके आते हैं, अच्छा सा मतलब उतना ही जितना है कि एग्जाम में करके आते हैं, राइट। अगर आपको एकदम कॉपी पेस्ट मिला, जैसे रिपीट वर्ड मतलब कॉपी पेस्ट है, तो उसको करने का दरकार नहीं है, सिमिलर है तो कर लेना, रिपीट है तो आपको अगर कॉन्फिडेंस नहीं आया तो करना जरूर, ओके। तो आपको कॉपी में ये 2 क्वेश्चन करना है, ये आपका होमवर्क है। कम समय बड़ी तैयारी, कम समय